हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 1 नवंबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कितने साल की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देबरॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। देखिए, हाल ही में सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देबरॉय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। उल्लेखनीय है कि सितंबर 2021 में ईएसीपीएम का कार्यकाल समाप्त हुआ था। ईएसीपीएम एक गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक स्वतंत्र निकाय है जिसका गठन भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री की आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। यह परिषद तटस्थ दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार के लिए प्रमुख आर्थिक मुद्दों को उजागर करने का कार्य करती है। यह प्रधानमंत्री को मुद्रास्फीति, सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस और औद्योगिक उत्पादन जैसे आर्थिक मुद्दों पर सलाह देती है। प्रशासनिक, रसद, नियोजन और बजट जैसे उद्देश्य हेतु नीति आयोग ईएसीपीएम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 2 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर, ऑप्शन डी 29 अक्टूबर। देखिए, डॉक्टर कोचेरिल रमन नारायण का जन्म जो है वो आपका 27 अक्टूबर 1920 को केरल के कोट्टायम जिले के उजावुर में एक दलित परिवार में हुआ था। वर्ष 1944-45 में उन्होंने द हिंदू और द टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार के रूप में कार्य शुरू किया और 1944 में उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित टाटा छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। उन्होंने अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस की ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1979 to 80 तक के.आर. नारायण ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। वर्ष 1992 में वे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए और बाद में 1997 में वे भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद के लिए चुने गए। ज्ञात हो कि राष्ट्रपति नारायण भारत के राष्ट्रपति का पद संभालने वाले पहले दलित थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 27 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध टेक कंपनी गूगल ने हाल ही में किस मार्शल आर्ट के जनक कानो किगोरो की 161वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया? ऑप्शन ए जुकेडो, ऑप्शन बी वुसु, ऑप्शन सी सोलिन कुंफू, ऑप्शन डी जूडो। देखिए, विश्व प्रसिद्ध टेक कंपनी गूगल ने हाल ही में जूडो के जनक कानो जिगोरो की 161वीं जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया। वर्ष 1860 में मिकेज, जो कि अब कोबे का हिस्सा है, में जन्मे कानो जिगोरो 11 वर्ष की उम्र में अपनी माता पिता के साथ टोक्यो चले गए। मार्शल आर्ट के रूप में जूडो का जन्म पहली बार जुजुत्सु के एक मैच के दौरान हुआ था, जब कानो जिगोरो ने अपने से बड़े प्रतिद्वंद्वी को इसके माध्यम से पछाड़ दिया। वर्ष 1882 में कानो जिगोरो ने टोक्यो के कोडोकल जूडो इंस्टीट्यूट खोला, जहां उन्होंने वर्षों तक जूडो के सिद्धांतों का विकास किया। वर्ष 1909 में कानो जिगोरो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले एशियाई सदस्य बने और 1960 में आईओसी ने जूडो को एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में मंजूरी दी। कानो जिगोरो को 14 मई 1999 को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ऑफ हॉल ऑफ फेम के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी जूडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से देश की सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से भारतीय लोगों की जासूसी करने के मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी फ्रांस।
देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के माध्यम से भारतीय लोगों की जासूसी करने के मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस RV रविंद्रन द्वारा किया जाएगा। न्यायमूर्ति रविंद्रन ने वर्ष 2005 से वर्ष 2011 तक शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। वो कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णयों से जुड़े हुए थे, जिनमें आपका OBC आरक्षण, वर्ष 1993 में मुंबई सीरियल बम विस्फोट और राज्यपालों को हटाने की संघ की शक्ति का दायरा आदि शामिल है। 3 सदस्यीय तकनीकी समिति में आपका अन्य जो है डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, जो कि प्रोफेसर और डीन राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात से हैं। दूसरे आपके डॉक्टर प्रभारण पी, जो कि प्रोफेसर अमृता विश्व विद्यापीठम केरल के हैं। और एक है आपका डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते, जो कि आपका अध्यक्ष और एसोसिएट प्रोफेसर हैं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के। तो इसमें जो आपका बोला गया है कि ये 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपका ये तीनों शामिल है। तो और इसका आपका पता है कि इसका जो नेतृत्व करेंगे वो है आपका RV रविंद्रन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, इजराइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से मंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास मंत्री। ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। ऑप्शन डी, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री। ऑप्शन डी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 14वें शहरी गतिशीलता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन का मुख्य विषय है मोबिलिटी फॉर ऑल, जो समान पहुंच प्रदान करने और समावेशी शहरी परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह दृष्टिकोण समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से विकलांगों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ सस्ती, स्वच्छ, सुरक्षित, सूचनाप्रद, कुशल एवं सुलभ परिवहन प्रणालियों के प्रावधान से संबंधित है। शहरी परिवहन में उत्कृष्टता के लिए राज्य और शहर के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किया गया। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों में सूचना का प्रसार करना है जिन शहरों के अधिकारी इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, ताकि उन्हें विश्व स्तर पर नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अपडेट रहने में मदद मिल सके। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आवास और शहरी मामलों के मंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अफ्रीकी संघ ने किस देश को अपनी सभी गतिविधियों से निलंबित कर दिया है? ऑप्शन ए, अल्जीरिया। ऑप्शन बी, मिस्र। ऑप्शन सी, लाइबेरिया। ऑप्शन डी, सूडान। देखिए, अफ्रीकी संघ ने सूडान को अपनी सभी गतिविधियों से तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि नागरिक नेतृत्व वाली परिवर्ती सत्ता बहाल नहीं हो जाती है। ऐसा कहा जा रहा है कि सूडान में तख्तापलट असंवैधानिक था तथा इसके मद्देनजर राजधानी खार्तूम में प्रदर्शन जारी है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल हैं। इसे वर्ष 1963 में स्थापित अफ्रीकी एकता गठबंधन के साथ स्थान पर आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित किया गया था। अफ्रीकी संघ का सचिवालय अदिस अबाबा में स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य अफ्रीकी देशों और उनके लोगों के बीच एकता व एकजुटता तथा सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता एवं स्वतंत्रता की रक्षा करने के साथ ही महाद्वीप की राजनीतिक व सामाजिक आर्थिक एकीकरण हेतु व्यापक प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, सूडान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को हुए एक सर्वेक्षण में 80.1% मत प्राप्त करने के बाद दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। ऑप्शन सी, तजाकिस्तान। ऑप्शन डी, तुर्कमेनिस्तान। देखिए, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव को 24 अक्टूबर 2021 को हुए एक सर्वेक्षण में 80.1% तक मत प्राप्त करने के बाद दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। शौकत मिर्जियोयेव
वर्ष 2016 से उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति और उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के सर्वोत्तम कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यरत हैं। वर्ष 2003 से 2016 तक वो उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे। उज्बेकिस्तान गणराज्य में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 16.21 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने चुनाव में भाग लिया। उज्बेकिस्तान गणराज्य में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 16.21 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया है। ये आपका ये 2 बार आपका लिखा गया है, ठीक है, तो इसको इग्नोर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस सप्ताह को निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह, ऑप्शन बी, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह, ऑप्शन सी, अक्टूबर के तीसरे सप्ताह, ऑप्शन डी, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अक्टूबर के अंतिम सप्ताह को निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में नामित किया है। यह सप्ताह निरस्त्रीकरण के मुद्दों से संबंधित विषयों पर जागरूकता और उनके महत्व की बेहतर समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनवरी 1992 के एक अपने प्रस्ताव 502/6 द्वारा सुरक्षा परिषद के तहत संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग का गठन किया था, जिसमें सभी आयुध, सामूहिक विनाश के सभी हथियारों के उन्मूलन, विनियमन, संतुलन हेतु एक संधि का प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों हेतु कानून पारित किए हैं? ऑप्शन ए, ब्राजील, ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी, यूएई, ऑप्शन डी, कनाडा। ये न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों हेतु कानून पारित किए हैं। नए कानूनों के लिए वित्तीय फर्मों को यह समझाने की आवश्यकता होगी कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे, और प्रकटीकरण आवश्यकताएं भी न्यूजीलैंड के स्वतंत्र लेखा निकाय के मानकों पर आधारित होगी। कानून वित्तीय फर्मों ने न केवल अपने स्वयं के निवेश का आकलन करने बल्कि उन कंपनियों का मूल्यांकन करने के लिए भी बाध्य करेगा जिन्हें वे अपनी पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में पैसा उधार दे रहे हैं। वर्ष 2023 से शुरू होने वाली वित्तीय वर्षों के लिए प्रकटीकरण अनिवार्य हो जाएगा। न्यूजीलैंड सरकार वर्ष 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने और इस दशक के मध्य से केवल शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन वस्तु को खरीदने का वादा करने सहित उत्सर्जन को कम करने के लिए कई नीतियां पेश की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कौन से शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, चेन्नई, ऑप्शन बी, मुंबई, ऑप्शन सी, कोच्चि, ऑप्शन डी, कोलकाता। देखिए, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने चेन्नई में अपना पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। भारत इस प्रमुख महासागर मिशन में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन जैसे देशों के साथ एलीट क्लब में शामिल हो गया, जिनके पास ऐसी गतिविधियों के लिए परिशिष्ट तकनीक और वाहन उपलब्ध है। यह भारत का पहला अद्वितीय मानवयुक्त महासागर मिशन है, जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र में अन्वेषण और दुर्लभ खनिजों के खनन के लिए पनडुब्बी के माध्यम से व्यक्तियों को भेजना है। यह गहरे पानी के नीचे अध्ययन करने के लिए 3 व्यक्तियों को मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त पनडुब्बी में 6000 मीटर की गहराई तक समुद्र में भेजेगा। आपको बताते चले कि पनडुब्बियां केवल 200 मीटर तक की गहराई तक जाती है। यह जो है आपका 6000 करोड़ रुपए के डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, चेन्नई। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।